9 लेक्चर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 39 हो जाएगा, ठीक। इसको आप कंसिडर कर लो कि ये मुझे तकरीबन 11:55 पे याद कराना है कि क्लास क्लोज करनी है, क्योंकि 12 बजे ये ना बिजली चली जाए। अलजबरा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको आता भी होगा। पॉलीगॉन भी ऐड करनी है, ये मुझे याद कराना, ठीक है। पॉलीगॉन का टॉपिक इसमें ऐड करना। अच्छा, एंगल स्पेसिफाइज द एंगल क्या होता है? एंगल बस ये समझो कि कोई भी दो ये, अच्छा ये लाइन सेगमेंट होता है। कोई भी मैथमेटिक्स में इस तरह की लाइन मिले, दोनों एरो लगे हो, इसको कहते हैं लाइन। ये राइट साइड पे भी जा रही है, लेफ्ट साइड पे भी जा रही है, तो रुक नहीं रही, बस जा ही जा रही है। अगर इस लाइन का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, मतलब एक रस्सी की तरह ले लें, एक उसका एक सिरा भी हो, दूसरा सिरा भी, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर इसका एक सिरा और दूसरी साइड से बस लंबी है, जा रही है, तो उसको कहते हैं रे। और अगर दो रे ले, उनको जोड़े, तो क्या होता है? वो एक आपके पास थीटा एंगल बनता है। वो एंगल ओपन करो ना, जैसे वो एंगल ओपन कर लो, तो ये एंगल एंगल बनता है, इसे कहते हैं एंगल थीटा। ये सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर में से इधर तक रेडियस होता है, ये इसका सरकमफेरेंस होता है। अगर आप दो रेडियस लो, दरमियान में एंगल थीटा बना दो, ठीक है। और ये जो ये कर्व है ना, ये ट्रायंगल तो नहीं मान रही है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। तो अगर इसको गौर से देखो ना, तो ये ऐसे टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल तो ऐसे होती है ना, ट्रायंगल नहीं मानता, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। और एरिया ऑफ इसके एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला मजबूरी है, याद रखना है, इसका कोई हल नहीं है। आगे आएगा तो बता दूंगा, वैसे इधर ही लिखी हुई है, इसलिए मैंने यही बता दिया। जो थीटा का ना, वैसे ये सिंपल, अब ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें कोई इतनी जरूरी भी नहीं है, जरूरी है भी सही, लेकिन इसमें कोई इन डेप्थ में ना भी आता हुआ तो खैर है, काम चलता है। यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं इसके? एंगल के तीन होते हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन, रेडियन, ठीक है। डिग्री इज कॉमनली यूज यूनिट है। रेवोल्यूशन इज यूज फॉर लार्जर बॉडीज एंड लार्जर सर्कुलर ऑर्बिट। रेवोल्यूशन आप अर्थ एक पूरा टॉपिक है जनरल साइंस एंड रिलेटिविटी में। हम रेवोल्यूशन अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ सन के गिर्द घूम रही है, इसको हम कोई एंगल नहीं कहेंगे, इसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे। या रिवाल्व अराउंड द सन, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी रिटन एज रेवोल्यूशन। रेडियन क्या चीज होती है? रेडियन एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एंगल एंगल का, ठीक। रेडियन का मतलब होता है पाई। अगर आपके पास एंगल लिखा हुआ है ना, पाई/6 रेडियन, तो ये रेडियन है। और अगर ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये, बात सुन लो, इसको दोबारा सुन लेना, रिपीट करके। अगर आपके पास डिग्री में एंगल गिवन है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई/180। और अगर रेडियन में एक चीज है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180/पाई। बस ये याद रखो। हिंट क्या है इसकी? हिंट ये है कि डिग्री में पाई नहीं होता, रेडियन में पाई होता है। हिंट ये है, इसलिए पाई/180 सिर्फ इस तरह, मतलब आपको ये याद रह जाएगा कि 180 पाई/180 है या 180/पाई है। ये दो वैल्यूज आपको याद हो जाएगी, बस आपको ये भूल जाएगा कि इधर क्या आता है। तो उसकी हिंट क्या है कि आपने अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको पाई चाहिए तो यहाँ से पाई ये वाली वैल्यू होगी। और अगर आपने यहाँ से पाई खत्म करना है, जब पाई खत्म करना है, तो अल्टीमेटली फिर पाई नीचे ही आना चाहिए ना, कटिंग होगी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल लो, उनको प्लस करो, अगर उनका आंसर 180 है, तो हम कहेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल है, जैसे 120 और 60। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल लो, उनको प्लस करो, आंसर 90 है, तो उन्हें कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल एमसीक्यूज है, सीधा सीधा। एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, ठीक। 90 से बड़ा नहीं खाली लिखना, 90 से बड़ा, 180 से छोटा।
स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब ये 180 से बड़ा 360 से छोटा, ठीक है। तो और कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल इधर से शुरू हुए हो इधर पूरा घूम के चले गए हो 360। सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में सेंटर मैंने बता दिया था, रेडियस मैंने बता दिया, सर्कमफेरेंस ये होता है, ये आउटर बाउंड्री पहले भी बताइए, अभी भी बता रहा हूँ। इसको निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, याद रखने के अलावा कोई हल नहीं है। सेक्टर क्या होता है बता दिया, ये सेक्टर, सेक्टर की क्या चीजें होती हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथ इसके अंदर एल इज इक्वल टू आर थीटा, जो मैंने बताया था वो एल एल ये होता है, आर ये होता है, थीटा ये होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, थीटा रेडियन में होना चाहिए, अगर एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है तो थीटा रेडियन में होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी याद रखो क्योंकि ये बहुत दफा यूज होता है, ठीक है, इन एमसीक्यूज इन वन पेपर एग्जाम बहुत दफा यूज होता है ये। डायमीटर ऑफ सर्कल डी इज इक्वल टू 2 आर, ये इधर से इधर तक रेडियस है, इधर से इस रेडियस को एक्सटेंड कर दो तो एक लंबी लाइन बन जाती है, ये आर है तो ये कितना है आर, आर प्लस आर क्या होता है 2 आर। दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है, कार्ड क्या होती है, कार्ड जो होती है ना वो ये होती है कि एक लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में टच करे उसे कहते हैं कार्ड, ठीक है। तो ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, तो आपको नजर आ रही होगी ये। अगर ऐसी कार्ड जो कि सर्कल को दो हिस्सों में टच करे लेकिन सेंटर के अंदर से पास करे उसे कहते हैं डायमीटर, ठीक है। और कार्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, बता दिए। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऐसी लाइन जो सर्कल को एक जगह टच करे, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकती, मतलब बेशक पैर से बना दो या ऐसे बना दो, कोई मसला नहीं है, बना दो है ना, ठीक है। टेंजेंट भी ये होती है, तो लाइन सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करे उसको लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। और सीकंड लाइन क्या होती है, ये तो है ना कार्ड, ये यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म हो जाती है, एक वही वाली बात, सेम टू सेम वही बात, ये दो जगह पे टच करे लेकिन बड़ी लाइन हो। इस एरो का मतलब मैंने क्या बताया था, ये लंबी लाइन जा रही है, किधर तक जा रही है, इन्फिनिटी, रुक नहीं रही है, इधर लेफ्ट साइड पे किधर तक जा रही है, बस यही जा रही है, ऐसे कहते हैं सेकंड लाइन। ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राई मतलब थ्री, अक्रॉस फिगर विद 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। इसको लिखते कैसे हैं, कोई भी ट्राइंगल बना लो, इधर ए कर दो, इधर बी कर दो, इधर सी कर दो, पर लेकिन फिर आप फंस गए हो कैसे, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, और सी के सामने वाला सी करना है, हमेशा ये करना है। ए के सामने वाले एंगल को हमेशा अल्फा नाम देना है, बी के सामने वाले एंगल को हमेशा बी नाम बीटा नाम देना है, इसको गैमा कहते होते हैं, ठीक। तो और ये थ्योरम है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें 90 डिग्री होता है, ये आगे आएंगे मैं बता दूंगा, आएंगे बस, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओब्लिक ट्रायंगल है, बल्कि आगे ही पढ़ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है जिसमें 90 डिग्री होता है, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा भी लग जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीकाकार क्या है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा कब लगता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फेल हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझाने में टाइम लगेगा लेकिन इसको शॉर्ट से कर लो कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, एस फॉर साइन, टी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक। तीन चीजें, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आती कहते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं 9 10 में अगर आता है तो अच्छी बात है। पाइथागोरस जब पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब 90 डिग्री होता है, इसमें ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से सुन लो कि अगर एंगल जहाँ गिवन, अगर ये तीन ट्राइंगल बनाई हुई है, ठीक है, अगर जैसे ये ट्राइंगल है इसमें इधर ना कोई एंगल गिवन नहीं है, तो फिर जिस मर्जी को परपेंडिकुलर कह दो, जिस मर्जी को बेस कह दो, ठीक है। अगर एंगल गिवन है तो सामने वाली परपेंडिकुलर होती है तो ये फिर बेस हो जाएगी। 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस में कंफ्यूजन होती है, कैसे होती है इधर देखो, आमतौर पे लोगों ने रटा मारा हुआ है, ये खड़ी हुई जो है ना वर्टिकल वो परपेंडिकुलर है, और जो लेटी हुई ना हॉरिजॉन्टल उसे कहते हैं बेस, ऐसे नहीं होता। ये थीटा के जो सामने है उसे कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। जो भी एंगल गिवन होगा, शर्त ये एंगल गिवन होना चाहिए, अगर एंगल गिवन है तो फिर हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एंगल गिवन है। जैसे इधर एंगल गिवन नहीं है ना, तो जिस मर्जी को परपेंडिकुलर को, इवन परपेंडिकुलर यहाँ भी लिखोगे फिर भी ठीक है, लेकिन अगर एंगल गिवन है फिर आप चेंजिंग नहीं कर सकते, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो बाकी बच गया वो oblique ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल दैट आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री ना हो उसे कहते हैं oblique एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इक्विलेटरल
एंगल खास बात क्या होती है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है, इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको भी आप एंगल ए कह सकती हो, इसको भी एंगल ए कह सकती हो, इसको भी एंगल ए कह सकती हो। तो वैसे तो इस पे सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इक्वल टू 180 होता है ना, लेकिन तीनों एंगल हमने क्या कह दिया, हम सेम क्या कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात होती है, इसके सारे एंगल जो है ना वो 60 डिग्री होते हैं। तो रट्टा मार लो या ये तरीका नहीं। साइडों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, साइडों की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि साइडें लंबी छोटी भी हो सकती है, लेकिन ये बात गारंटी है कि अगर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने बोल दिया तो एंगल 60 डिग्री ले लो, ये याद रखो। या तो बनाना आना चाहिए, ये याद रखो। मैं तो मुझे तो याद रहता कुछ नहीं है, तो मुझे बनाना आता है सारी चीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं, और दो साइडें बराबर होती हैं, बस आपने इतना याद रखना है। अगली बात क्या याद रखनी है, जब दो साइडें हैं, इस साइड के सामने वाला जो भी एंगल होगा, इस साइड के सामने वाला जो भी एंगल होगा, वो दोनों इक्वल। मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल अगर फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री बन जाएगा। ये वाली बात ये लिखी हुई। कलीन ट्रायंगल क्या होती है? इसकी सारी साइडें, सारे एंगल डिफरेंट होते हैं। जैसे ये देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। ये तो मैंने वैसे भी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बनाना जो है ना, मैं सिखा रहा था, मैंने कहा यार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सीखनी है सीख लो, नहीं सीखनी तो ना सीख। लेकिन मुझे बाद में याद है, ये वन पेपर एग्जाम में जरूरत पड़ जाती है। वो कैसे जरूरत पड़ती है? कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपको जरूरत पड़ जाएगी साइन 60 की वैल्यू। अब साइन 60 की वैल्यू उधर याद कैसे रहेगी? याद तो रहती कोई नहीं। अब साइन 60 का ये टेबल जो है ना, ये टेबल आपने बनाना है। अब टेबल कैसे बनाओ? टेबल बनाते ऐसे हैं, ये मैं बता देता हूँ, बना हुआ है ना, इसलिए इसको जरा गौर से सुन। अंडर रूट लिखना है, और नीचे डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं। फिर अंडर रूट लिखना है, नीचे डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं। फिर अंडर रूट लिखना है, डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं ना, तो सारी क्या बन जाएंगे ये? और मतलब ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 0, 30, 45, 60, 90। और कॉलम में क्या बन जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और क्या है? अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, ये इधर और इधर। आप ये लिख लोगे, ठीक है? तो अंडर रूट के अंदर ना, इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जीरो मिटा दो ना, ये आप मिटा दो, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको ना, अब ये अब मजा आ गया, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो मैंने ये बनाया है, ये क्या मुसीबत, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, हम इनको वापस ले आते हैं। और लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि इधर से 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। बाकी सिंपल इनको सॉल्व कर लो। ये सारा सिंपल सोल्यूशन है मैथमेटिक्स। कैसे? अंडर रूट 0 ओवर अंडर रूट 4, 0 ओवर एनीथिंग 0 होती है। अंडर रूट 1 1 होता है, अंडर रूट 4 2 होता है, 1/2। ये मैं समझाता हूँ कैसे होता है, पहले ये देख लो। अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 4 2 होता है। अंडर रूट 4/4 कट गया, या जो भी है, अंडर रूट 4/4 1 होता है। अब अंडर रूट 4/4 अगर 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है? बाकी रहेगी ये वाला मसला। ऊपर क्या अंडर रूट 2, नीचे क्या है 2। अब इसको वो क्या कहता है, ये कैलकुलेटर ये आंसर देगा। अभी आप साइन 45 कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर पे आंसर ये आएगा अंडर रूट 2/2, लेकिन अंडर रूट 2/2 आपने लिखना नहीं है, ठीक है? तो आपने करना क्या है, अंडर रूट 2 है, इसको क्या करना है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसको रैशनलाइज करना है। कहाँ लिखा है? ये लिखना है, या इसको ऐसे कर लो, ये 4 है ना, इसको ऐसे तोड़ के लिख लो। इधर देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो। उसके बाद इसको, अंडर रूट 2 ऊपर है, नीचे अंडर रूट 4 को क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है? ये 2 2 से कट जाएगा, क्या आंसर है? 1/2। या तो ये तरीका सीख लो, या अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2। इसको कैसे करना है, किसी भी नंबर को ना आप, किसी भी नंबर को, जैसे सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, उसको 2 दफा अंडर रूट में लिखो, तो वही नंबर आप इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है? इसकी कटिंग हो सकती है। तो इस तरह आपने लिखना है। आया समझ तो ठीक है, नहीं समझ आया इसको देख। अंडर रूट 2/2 अगर आपको कहीं पे दोबारा दिख जाए ना, अंडर रूट 2/2 अगर आपको कहीं दिख जाए, तो आप उसको 1/√2 लिख देना। और अगर अंडर रूट 3/3 दिख जाए कहीं पे, जैसे इधर क्या है, यहाँ अच्छा मैं वो, अच्छा अगर कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर पे अगर आपको ना
अंडर रूट 2/2 दिख जाए तो आपने इसको 1/√2 लिख लेना है। और अगर कैलकुलेटर पे अंडर रूट 3/3 दिख जाए तो आपने 1/√3 लिख लेना है। बस ये याद रख, या तो इसको बनाने का तरीका याद रख लो, नहीं याद रहता तो फिर ये छोटी सी एक मिनट याद रख। तो ये आपका टेबल है। लेकिन टेबल की हमने कितनी कितनी चीजें पढ़ ली हैं? हमने टेबल की ये दो चीजें पढ़ ली, ये वाली दो चीजें। ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा पर cos थीटा फार्मूला होता है प्रॉपर। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। आपने साइन थीटा की वैल्यू को, इस वैल्यू को ऊपर रखना है और ये इस वैल्यू को नीचे रखना है। तो 0/1, 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2, ये देखो सामने लिखा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। अब ये कटिंग आपको करनी आनी चाहिए। ठीक, ये नहीं भी आती तो पिछली वीडियो में मैंने कवर डिटेल से बताया भाई ठीक कैसे है। तो बाकी आप लोग कहते हो आपको मैथ बेसिक क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इस तरह ये कटिंग शटिंग हो जाती है और ये आंसर जो है ना 1/√3 आ जाता है, ये अंडर रूट 3 आ जाता है, 1/0 इंफिनिटी होता है। तो ये इन आंसरों में मसला नहीं है। कई लोग तो इसको समझते नहीं है, फुल फुल रटा मार लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये बनी हुई है, अब आपने इसको पढ़ना कैसे है? आपने इसको पढ़ना ऐसे है कि साइन जीरो, या फॉर एग्जाम्पल 1/√2 किसका आंसर है? ये 45 और cos 45 का ये आंसर है। या आपको कोई बंदा ये कह दे कि tan पर 1/√3 किस एंगल पे आता है, तो tan पर 1/√3 किस एंगल पर आता है, ऊपर लिखा हुआ है ये 30 डिग्री। या कोई बंदा ये भी पूछ सकता है tan 90 क्या है, तो tan इधर और 90 कहाँ है, ये कहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे इंफिनिटी। और ये याद रखोगे आपके पास पहले दो लाइनों में आपके पास आंसर क्या होंगे? 0 1 1/2 1/√3/2 और 1/√2। इनको कहीं ना कहीं फिट करना है। और याद ये रखना है cos 60 = 1/2 याद रखो। साइन 0 = 0 ये याद रखो। साइन 0 = 0, तो ये 0 है ना, इसको यहाँ लिख दिया करो और ये 1 है। और तो अगर यहाँ ये दो जगह 0 से फिल होती हैं तो ये जो दो जगह 1 से फिल हो जाएंगी। और अगर मैं ये कह रहा हूँ cos 60 याद रख लो, तो 1/2 ये है, तो ये 1/2 इधर है, तो ये इधर 1/2 आ जाता है। बाकी क्या बचा? अंडर रूट 3/2, तो आप इसको अंडर रूट 3/2 इधर लिख देना और 1/√2 दरमियान में आता है, यार ये तो पता होता है। और ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, याद मुझे पता नहीं होता तो मैं इधर ऊपर देख के बना लेता हूँ। अच्छा, ये एक दो एग्जाम्पल क्राइम है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके दो एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो फिर आप इसकी बाकी ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसको देखो। अब देखो, यहाँ पे दो एंगल और एक साइड जो है वो गिवन है, मतलब एक साइड गिवन है, कौन साइड गिवन? ए बी गिवन है। तो आपके पास देखो दो साइड नहीं गिवन, ए बी सी नहीं गिवन और ए सी नहीं गिवन, ठीक है। दूसरा, दो एंगल गिवन है, दो एंगल कौन से गिवन है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना। देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, तो 90 डिग्री तो गिवन हो गई। अगर एक और एंगल भी गिवन है तो फिर तो शुक्र करो, क्योंकि ये दो एंगल पता चलने का मतलब ये है कि ये एंगल भी पता ही है। क्यों? 60 + 90 = +180, नहीं नहीं, 60 + α + 90 करोगे =180 आएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30। और आपके पास अगर एक साइड गिवन हो, तो ये देखो ये एंगल गिवन है, इस एंगल के सामने वाला क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन रहा है? बेस। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है? बेस आपने ये निकालनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये निकालनी है, ठीक है। ये जो निकाली हुई है ये तो हाइपोटेन्यूज ए सी निकाला हुआ है। तो फिर हम क्या करोगे? इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैंने बताया था एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा, वैल्यू पुट करोगे ए सी। ये देखो हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी उधर चला जाएगा, साइन 60 नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/√3/2। और ये मल्टीप्लाई बाय 2/√3 10/√3, बस इतना भी बहुत है। बाकी मैंने ये बताया है कि अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नहीं, मैंने एक और भी बात बताई थी उसमें कि अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 2 की जो भी वैल्यू है अभी देख लो क्या है। अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 5 की वैल्यू और अंडर रूट 7 की वैल्यू। ये आप अगर एग्जैक्ट अभी रटा मार सकते हो तो मारो। इसकी मिसाल में 2.46 होती है, इसकी 1.7 होती है, 73 होती है, इसकी 1.73 होती है, इसकी वन पता नहीं 4 1 होती है या 1 4 होती है, इस तरह कुछ होती है। इसकी 2.46 होती है, इस तरह। ये कुछ इस तरह की वैल्यू है, मुझे याद नहीं। तो ये अगर याद रख लोगे तो बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। बजाय इसकी किस तरह फाइंड करो तो ये ऐसे ना करो। 1.4, 2.46, शायद मुझे पता नहीं है, इतनी मैंने नहीं रखा। पॉइंट समथिंग, और ये भी 2 पॉइंट समथिंग।
ये 2.7 समथिंग। तो अब ये क्या निकाला मैंने, देखो मैंने ये निकाल लिया, जब ये निकाल लिया तो दो चीजें रह गई ना, ये दो, अगर इन दो को यूज करूँ तो ये क्या, परपेंडिकुलर टू बेस कौन सा लगता है, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 5/30 हो जाएगा ये, नहीं नहीं, ये का सिस्टम है, गलत नहीं कर दिया, AB/BC होगा। तो ये BC हो जाएगा 5/tan 60, और tan 60 की वैल्यू कहाँ से लाओगे, वो उसके अंदर से लाओगे, टेबल के अंदर से, ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक है। और अगर इसको डिवाइड कर लेते हो 1.73 से तो भी ठीक। और ये तीसरा एंगल देखो, इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं, ये देख लेना, पता नहीं मैंने क्यों लिखा है ये, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है इसका आंसर। और ठीक है, वो ये गलत कर दिया। अच्छा, अब ये दूसरी एग्जांपल है, ये इसमें दो साइड्स गिवन होती हैं और एक एंगल, एंगल है वो 90 डिग्री पर गिवन होता है, कोई एक एंगल भी जो है वो नहीं गिवन, दो साइड और एक एंगल गिवन, एक एंगल कौन सा वाला, 90 डिग्री, वो वैसे भी गिवन ही होता है। तो हमें ये पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और हमें ये पता है कि हम साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा भी लगा सकते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो साइड के साथ डील करता है, तो वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, मतलब ये क्या है, देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ये गिवन है, तो इसके सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। हमने माइनस नेगेटिव साइन क्यों इग्नोर किया, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर हम जो है ना, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें √48 और √12 है, ये मतलब आप समझ लो, फिर प्रैक्टिस के लिए आप क्या लोगे ये दिया, तो इसको आप कैसे करोगे, आप आप अगर इस तरीके से डील करोगी ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, तो आपके पास वैल्यू किसकी है, देखो मैंने आपको कहा था इसका नाम अल्फा दो, इसका नाम बीटा दो, इसका नाम गैमा दो, आपके पास सिर्फ गैमा की वैल्यू है, नहीं नहीं सॉरी, गैमा की नहीं, बीटा की वैल्यू है। तो जब वो बीटा की वैल्यू इसमें डालोगी तो 90 आ जाएगा, 90 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, तो लेकिन आपके पास इन दोनों में से किसी एक चीज की वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है, तो डेटा ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है सारा कुछ। तो ये अब tan थीटा आप लगाओगी ना, क्यों लगाओगी tan थीटा जी, आपको पता कैसे चला tan थीटा लगाना, उसकी वजह ये है कि आपने एंगल फाइंड करना है, आपके पास परपेंडिकुलर तो आ गया ना, ये 6 आ गया, ठीक, ये 6 आ गया ना आपके पास, तो आप कुछ भी लगा सकती हो, आप साइन थीटा भी लगा सकते हो, cos थीटा भी लगा सकते हो, और tan थीटा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लो, ठीक। तो अब tan थीटा इधर लगा हुआ है, तो चलो लगा लेते हैं P/B। अच्छा, इनमें फिर आपने देखना इजी कौन सा है, अब ये आपकी चॉइस आ गई ना, फिर आपने देखना इजी कौन सा है, तो ये चलो मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, बस तो मैंने तेज पढ़ाया, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो साइन थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 6, और बेस कह रहा हूँ हाइपोटेन्यूज √48, अगर cos थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, बेस, बेस क्या है, चेक करो, √12 ओवर हाइपोटेन्यूज √48, और tan थीटा क्या है, tan थीटा आ जाएगा, या इधर x कर दो, ठीक, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब इनमें से इजी कौन सा है, ठीक है, अब √48 है ना, √48 मतलब इसको आप सॉल्व करो, कैसे करोगे, √48 सॉल्व ही नहीं होता, क्यों नहीं सॉल्व होता, ये आ जाता है 48, 4 × 12, तो ये आ जाता है 2 × √12 आ जाता है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, इसको भी आप 4 × 3 लिख लोगी, तो ये आ जाएगा, ये 2 × 4, 4 बार आ जाएगा, तो ये √3, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको लिख भी लूँ कम से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू ऐसे नहीं आती, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी साइन इनवर्स 6/4 √3। अब पूरे टेबल में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, 6/2 6/3 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, हाँ, दिमाग लगाओगे फिर मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, इधर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मिल जाएगा, कैसे, T2 था ना, 2 3 था, और T2 था, क्या बनता है,
3/2√3। और अगर 3/√3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको √3 लिख सकते हैं, कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, √3। ये तो मिट गया। √3/2 साइन में कहाँ पे है? आप टेबल पढ़ने का तरीका देख लो, अगर देखना है टेबल पढ़ने का तरीका क्या था, साइन था ना। 3/2 साइन में कहाँ पे आता है? 60 डिग्री पे आता है। चेक कीजिए, ये चेक कर, 60 पे √3/2 आता है। हमने इसकी शक्ल कुछ इस तरह बनानी है, ठीक। ये तरीका भी चलो मैंने आपको बता दिया। तो ये आंसर क्या है, 60 डिग्री। इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। देखो ये दोनों अंडर रूट है ना, तो ये आसान है, पता है क्यों? ये एक ही अंडर रूट बन जाएगा, 12/48 कटिंग हो जाएगी 4, √1/4 क्या आता है, 1/2। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1/2। cos के अंदर 1/2 कहाँ पे आता है? मैंने आपको कहा था cos 60, याद रख लो 1/2। cos के अंदर 1/2 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। एक्स की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जरा डिफिकल्ट वैल्यू 60 आई है, ये जरा आसानी से आ गई। अब आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कहाँ से आसान आता है, कहाँ से मतलब मुश्किल और आसानी कहाँ कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये जरा किया हुआ है इसी तरह कि √12/6 है, इसको जरा तोड़ो। तो ये 12 को 2√3 लिख सकते हैं, इस तरह कटिंग हो सकती है। √3/3 को ना, इस 3 को √3 दो दफा लिखा हुआ है, ठीक है। 3 को ना √3 ये लिखा है, ये इसको ऐसे कर, आपको समझ आ जाएगी कैसे, ठीक है। या ऐसे, तो ये है। तो अब tan के अंदर 1/√3 कहाँ पे लिखा होता है, 30 डिग्री पे लिखा होता है, यानी 1/√3। tan के अंदर 1/√3 कहाँ पे लिखा होता है, लिखा होता है 30 डिग्री पे होता है। ये भी गलत ही किया गया। इसको बनाना, हाँ ये देखा ना, ये मैंने किया गलत है, पता है क्यों? क्योंकि एक्स ये है ना, तो 6/√12 है। मैं पता नहीं क्या कर रहा था, ये तो सोए हुए थे, उन्होंने भी नहीं मुझे बताया। भी तो नहीं मैं सोया हुआ, ये ना हो ये ठीक हो मैं गलत करा रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज करना, पता नहीं मैं क्या कर रहा था उससे। 6/2√3 है, टू वन दा टू थ्री दा, तो ये आ जाएगा जी। क्योंकि मुझे अब पता कैसे चला, ये तो चलो सेम क्वेश्चन है, इस वजह से पता चल गया, नहीं तो ये पता चलता कुछ नहीं चलता। ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो tan इनवर्स आ जाएगा √3, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। वजह पता है क्या, 60 की वैल्यू जो है ना जी, वो एक्स की वैल्यू 60 आनी चाहिए थी ना। मैं आप जो मर्जी यूज करो, फार्मूला जो मर्जी यूज करो। अच्छा एक और बात है, वैसे अनइंटेंशनली हो गया मेरे से, मैंने सेम क्वेश्चन को आपको साइन थीटा से भी करा दिया, 60 आंसर आ गया। कॉस थीटा से भी करा दिया, 60 आंसर आ गया। टेन थीटा से भी करा दिया, 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा से मैंने इधर भी करा दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जरा इजी है। ये हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि एक एक आंसर और आ गया ना। और ये एक्स किस जगह पे लिखा हुआ है, एक्स देख, और से देख, एक्स किस जगह पे लिखा हुआ है, गैमा वाली जगह पे लिखा हुआ है। तो 60 गैमा वाली की जगह पुट कर, तो गैमा वाले की जगह 60 पुट कर दो, एक्स मीन गैमा, ठीक है। इस 30 आ जाएगा। अब ये क्या है, सम ज्योमेट्रिकल शेप्स विद एरियाज एंड वॉल्यूम। तो मतलब इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी,
अब इसी को आगे स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर हमारा वही सेम चल रहा है। सम ज्योमेट्रिकल शेप्स विद एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल, स्फीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, रोम्बस, सिलेंडर, हेक्सागन, एलिप्स, कोन, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है? ये सर्कल है। सर्कल का सेंटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, ये सेक्टर, एरिया, डायमीटर और पर इससे ज्यादा डेटा लिखा होता है। स्फीयर क्या होती है? 3D शेप होती है, जस्ट लाइक आर फुटबॉल वर्ग ले लो, लिखा हुई है। अच्छा, इसके क्या याद करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr क्यूब, फार्मूला याद करना है, मजबूरी है। आर की वैल्यू या तो दी होगी, वॉल्यूम फाइंड करने को कहेगा, कई दफा वॉल्यूम दिया होता है, आर की वैल्यू फाइंड करने को कहता है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 πr स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर क्या होता है? 2 πr। रेक्टेंगल क्या होती है? ये होती है। इसके बारे में सबको पता होगा। इसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड 2x + 2y। स्क्वायर इसमें और क्या चीज़ है? इसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अपोजिट साइड पैरेलल होती है। स्क्वायर क्या होता है? साल साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड इक्वल और 90 डिग्री, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड 4x। इसका एरिया क्या होता है? x स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ट्रेपीजियम क्या चीज़ होती है? ट्रेपीजियम की ये चीज़ होती है, दो लाइनें पैरेलल है, इस एरो का मतलब क्या है? पैरेलल। बी सी पैरेलल टू ए बी है, ठीक है। और ए बी पैरेलल टू बी सी है। इन दो लाइनों का मतलब क्या है? पैरेलल। और अगर ये लाइन इस तरह, एक लाइन इस तरह सीधी लगी हो, एक इस तरह लगी हो, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? जो सम जो पैरेलल साइड है इनको प्लस करो, बीसी की लेंथ दी होगी, ए बी की लेंथ दी होगी, इनको प्लस करो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कई दफा निकालना पड़ जाता है, कई दफा दिया होता है, तो उसको इधर रखो। सम ऑफ पैरेलल लाइन करो, 1/2 बाहर रखो। ये ट्रायंगल क्या होती है? हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के बारे में बात हो चुकी है बड़ी ज्यादा। रोम्बस क्या होती है? रोम्बस जस्ट लाइक स्क्वायर, पर इसकी फॉर्म इस तरह डायमंड शेप होती है। इसका एरिया क्या होता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल डायगोनल दोनों निकालते हैं, उनको प्रोडक्ट लेते हैं और आप 1/2 कर देते हैं, तो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है। इस रोम्बस को स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं करना है, मेहरबानी करना नहीं। तो इसको अगर इसको ए सी जो है ना आपके पास, वो 7 है, और बी भी अगर 7 है, सिंपल अगर आप इसको अंदर वाली साइडों को प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर है 49। इसका एरिया 49 नहीं होता, ठीक है। 1/2 भी कर 49/2 24.5। तो ये चीज़ जरा देख लेना ध्यान से, रोमबस और स्क्वायर में फर्क होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है? सिलेंडर क्या चीज़ होती है? सिलेंडर इस तरह की शेप होती है कि जिसमें ये सर्कल है और ये सर्कल, ड्रम नहीं, three dimensional surface bounded by a curved surface and two parallel lines, circles of equal size at the end। इसका एरिया क्या होता है? देखो, ये क्या है? सर्कल, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? सर्कल, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये भी इधर से याद रख लो अगर। और ये जो दरमियान में खोखली ड्रम है ना, ऊपर से भी काट दो, नीचे से भी काट दो, दरमियान में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता, उसका एरिया कैसे लेते हैं? 2 πr h। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है, लेकिन अब कितना डिटेल से पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, बस इसको याद रखो, ठीक है। तो एक मिनट, ये लोग मैसेज कर रहे हो तो ये मैसेज मुझे ना किया करो, ये बोल दो उसने किसके मैसेज किए हैं। आवाज़ अभी ठीक है? चेक करो, चेक करो आवाज़ ठीक है, अभी भी कट रही है। सिलेंडर है, एरिया है, उसको जो है 2 πr² + 2 πr h, 2 πr कॉमन लो, ये इसका एरिया। और वॉल्यूम कैसे लेते हैं? πr²h। हेक्सागोन क्या चीज़ होती है? ये पॉलीगॉन होती है, 6 साइडेड होती है। रेगुलर हेक्सागोन क्या चीज़ होती है? इसकी छः की छः साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। और इसका जो इंटीरियर एंगल होता है ना, वो होता है 120 डिग्री, ठीक। और इसकी जो एरिया कैसे निकालते हैं? 3√3/2 एंड 2x²। अब मुसीबत ये है, ये मुश्किल चीज़ है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, जब काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ आती है, आपकी मर्जी है, आप याद रखते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करते तो ना करो।
और रेगुलर हेक्सागोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सेम यही चीज मल्टीप्लाई बाय एच। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड, सारी साइड इक्वल है, एक साइड पे एक्स रख लो, सारी साइडें एक्स 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 हो जाएंगी। ठीक है, मुझे नहीं आ रही है बात, मेरी जा रही है कि नहीं जा रही है? जा तो रही है। तो एलिप्स क्या चीज होती है? एलिप्स एक ऐसी चीज होती है जिस तरह नहीं होता, इस तरह मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? जो लॉन्गर इसका है ना एक्सेस उसको, और शॉर्टर एक्सेस को डॉट बाय मल्टीप्लाई कर। ये मतलब ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आती शाती कोई नहीं है। कौन? कर्नेटो। इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस निकालो, इसका यहाँ से दरमियान इस कर्नेटो स्क्रीन मशीन उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ये जो इधर तक का की लेंथ निकाल लो। और उसकी ये वाली जो पैर वाली आउटर लेयर तो हम आसानी से नाप सकते हैं ना, ये वाला एक्स निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो टोटल जो है ना वॉल्यूम कैसे निकल आएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ये आउटर इसकी पूरी लेयर, मतलब ये सरफेस एरिया ऐसे कहते होते हैं। तो वैसे ये एक्स्ट्रा चीज है, ये भी एक्स्ट्रा है, करते हो कर लो, नहीं करते हो ना करो। पैरेललोग्राम ये मैंने बता दिया, 90 डिग्री नहीं होता, और दोनों अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। और इसका पेरीमीटर कैसे लेते हैं? ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, वही सेम टू सेम है वही। 90 डिग्री नहीं है ना, बाकी तो सेम टू सेम रेक्टेंगल ही है। ये ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो कराना पड़ता है, तो आप लोगों से शेयर हुई है नहीं हुई है मुझे समझ नहीं आ रही। ये तेरी शेयर हुई मैंने किससे हो गई? इस बात है, क्या कर रहे हैं? कोई सोचे। ये जो जबरा वाली है ना, ये कौन सा पेज है? 18 पेज है, इसको देख लो, शायद आ जाए। तो ये इसके रिलेटेड है, कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको देख लो, उम्मीद हो जाएंगे। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर ये बता दिया है, तो ये क्या बता रहा हूँ? अच्छा, ये उसी को समझा रहा हूँ। ये वो देख लो, 1/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3/2 कैसे 1/√3 होता है? वर्किंग हुई भी है। तो ये सारा कुछ नीट एंड क्लीन बना हुआ, आपको पता नहीं क्यों बनाया। तो ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम, जीवन पेपर एग्जाम में ये स्टेबिलिटी क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो जब भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इस तरह कुछ आएगा, तो ठीक है, 30, 45, 60, 0, 90, इस तरह के आसपास कोई चीज़ आएगी, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। वो आप जो है वो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो जो चीज़ विदाउट कैलकुलेटर है ना, उसको छोड़ना कभी भी नहीं है। तो ये चीज़ विदाउट कैलकुलेटर थी, इसलिए मैंने तो पहले कह दिया था नहीं करते हो ना करो, मैं बस इसको खत्म करने लगा, तो फिर मैंने कहा चलो करा ही देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, तब मैंने आगे इसकी फिर वो आगे पीडीएफ क्रिएट कर ली थी। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये मैंने बता दिया, और ये जो इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप कर लोगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ कई दफा ये कहता है ना कि ये साइड फाइंड करो, तो अब आप देखो आपके पास कौन कौन साइड किया मैंने? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज किया मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा। और टेन थीटा में से कौन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डील करता है? साइन थीटा डील करता है उसके साथ। ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू पुट करोगे तो 30 ये कंसिडर किया ना आपने एंगल, तो इसी वजह से 30 पुट हो जाएगा यहाँ पे। और 30 के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, वो है 10/x हो जाएगा। और x की वैल्यू कैसे निकल आती है? एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन 30 नीचे आ जाएगा। और ये 10 है, साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट कर देनी, क्योंकि 1/2 है, तो डिवाइडेड बाय 1/2 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 20 आ जाएगी। अब ये इस तरह वन साइड प्लस वन एंगल, इस तरह ये भी एक एग्जांपल है, तो ये इजीली आप लोग कर लो। अच्छा, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि आप इधर खड़े हो, ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, तो ये जो एंगल आप अपने हॉरिजॉन्टल के साथ या जमीन के साथ बना रहे हो ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और आप सीधे खड़े हो, लेकिन आपसे नीचे फर्श पे कुछ चीज पड़ी हुई है, या आप टावर पे खड़े हो, आप वो नीचे दरिया में कुछ चीज देख रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, इसको हॉरिजॉन्टल बना दो, इमेजिनरी लाइन, आपका एंगल ऐसे मैयर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, नाम चेंज है एंगल कोई। अच्छा, ये एक्सटेंड किए हैं टेबल को, ये 90 को 180 और 270 और 360। अब ये कैसे आपने लिख सकते हो? देखो याद ये रखो कि जो 90 की वैल्यू है, वही इसमें प्लस 180 कर दो। दोबारा सुन लो,
जो 90 पे वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, जैसे 0 पे वैल्यू है, इस पे इसको 180, इसको इसमें प्लस 180 करो, तो ये और 180 की वैल्यू सेम होगी, बस साइन का फर्क होगा। तो साइन 0 क्या है? 0। साइन 180 क्या होगा? -0। cos 1 क्या है? 0। cos 180 क्या होगा? -1। साइन डिफरेंस है बस। 180 भी क्या है? सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये देखो, ये 0, ये -0, ये इन्फिनिटी। ये देखो ना, ये 90 प्लस 180 360 नहीं बनता ना, वो तो बनता है 270। तो क्या है? इन्फिनिटी की खाली वैल्यू चेंज है। तो ये -0 है, तो ये क्या बन जाएगा? +0। ये मेन वजह बात थी, मैंने बता दी यार, कोई याद कोई रट्टा छटा नहीं है, सिंपल कंसेप्ट। The angle of depression of a point situated at a distance of 70 मीटर from the base of the tower is 60 डिग्री। The height of the tower is, अब ये MCQs है वन पेपर एग्जाम के, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे? ये आपके ऑप्शन है, आप इधर टावर के ऊपर खड़े हैं, हाइट ऑफ द टावर आपने नापनी है, तो टावर के ऊपर खड़े हैं। आपने एक पॉइंट को देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसा 60 डिग्री। इसको सीधा ले आओ इधर इस पॉइंट तक। अब अगली बात है, याद रख लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड, तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ आएगा, जो ये एंगल बनेगा, जहाँ भी बनेगा, जैसे ये इस लाइन के साथ मान रहा है, इस लाइन, ये लाइन एंड कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वही सेम टू सेम एंगल बन जाएगा। दो तीन क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ये 60 इस तरह बनेगा, ये आपने निकालना है। और ये कैसे पता चला है? ये लिखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये आंसर 70 √3 है, उसने ये दिया। दोबारा देख लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun when the length of the shadow of a tree is under root 3 times the height of the tree is। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। असल में मसला ये है कि ये तक ये इधर दूसरे नंबर पे आया है, काफी डिफिकल्ट है, तो इसको मैं करा देता हूं, लेकिन आपने ध्यान से समझ। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आपने फाइंड करना है, मतलब इधर से लेके आपने ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये फाइंड करना है आपने, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है जो मैंने बनाया है। और ये क्या रहा है? व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री। अब शेडो ऑफ अ ट्री क्या है? देखो ये ट्री है, इसकी हाइट कुछ है, एच है लेटर। तो शेडो ऑफ अ ट्री क्या है? ये बनेगा ना, मतलब सन यहाँ बना दो ना, इसलिए मैंने ये लाइनें बनाई हुई हैं। सन यहाँ बनाओ तो ये शेडो ऑफ अ ट्री ये बनेगा ना, ये वाला। तो वो कह रहा है द शेडो ऑफ अ ट्री इज, द शेडो ऑफ अ ट्री मतलब कोई शेडो ऑफ अ ट्री को एच लेट कर लो। एच इज इक्वल टू मतलब क्या होगा? √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द शेडो ऑफ ट्री। क्या होगा? ये शेडो ऑफ ट्री क्या है? √3 टाइम्स। √3 टाइम्स तो मतलब मैंने आपको बताया √3 मल्टीप्लाई बाय। और हाइट ऑफ द ट्री क्या लिखे? लेट की है। या तो पूरा लफज ही लिख दो हाइट ऑफ द ट्री, लेकिन अगर उसको लेट कर लो तो अच्छा रहोगे, एच में, एच लेट कर लो, ठीक है। तो अब देखो ये दो चीजें हैं, हमने फाइंड क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक्स के सामने इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। tan थीटा लगेगा। एच एच कट देगा 1/√3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स 1/√3। इसको पढ़ते कहते हैं tan में 1/√3 कहाँ पे आता है? 30 डिग्री पे आता है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आसान है, अगले आसान है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब देखो लैडर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो लैडर ये बना देनी है ना, ये लैडर है। और फाइंड द लेंथ ऑफ अ लैडर, कई लोग ना इसको लेंथ मान लेते हैं। भाई लैडर हमेशा जब होगी वो लीन कर रही होगी, टेढ़ी होगी। रियल लाइफ में थोड़ा सा जिंदा रहना है ना। तो फिर अब ये निकालना है, ये पता है। अब एंगल ये दिया हुआ है, ये किसने बताया? ये लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेटर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एलिवेशन वाला एंगल ये वाला हमेशा होता है, ये एंगल डिप्रेशन वाला होता है, ठीक है। तो नाम से जरा ध्यान देना है, मेहरबानी फरमानी। तो ये इस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखो इसके सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन डील करता है? एक फॉर्मूला डील करता है, cos थीटा। बाकी ये 4.6 है, cos 60 क्या होता है? 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये 4.6 मल्टीप्लाई बाय 2 जो भी होता है, आंसर 9.2। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वन पेपर एग्जाम में आए हुए हैं, CPSC में आ जाते हैं, ठीक है। ये जरा ध्यान देना है इनको। मसला ये स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये स्पीड पकड़ी हुई है। नहीं तो असल में मेरा ये तरीका है कि इस तरह पढ़ाया जाए, हाँ जी करो, फिर इस तरह बहुत टाइम लग रहा है। वो फिर मैंने वो दूसरा
किया हुआ है। वो उनकी 5 दिन क्लास नहीं थी, फिर इस वजह से वहाँ टाइम मिल जाता है। यहाँ पे है ही एक दिन रखा, वैसे 2 घंटे थे, वो एक ही दिन में 2 घंटे कर दिए। उनका अब ले ही नहीं रहे क्लास में जाने के, चल अभी एक दिन फ्री करें। An observer 1.6 मीटर tall is 20 √3 away from a tower। अब ये क्या है? देखो ये टावर है, एक ऑब्जर्वर उससे कितना दूर है, 20 √3। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन हमने बना दी। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई। अब ये देखो, ये ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल है, तो ये उसने ये भी बता दिया, ऑब्जर्वर मतलब बंदा है कोई, तो उसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। फ्रॉम इज आई लेवल, आई लेवल है, फिर यहाँ से तो नहीं एंगल बनाओगे ना, फिर यहाँ से एंगल बनेगा। जब ये एंगल बनेगा तो ये हवा में बन जाएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपने, ये मैं बना के दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये देखो, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, तो ये 1.6 मीटर टॉल है, इज 20 √3 फ्रॉम अ टावर। टावर की कोई हाइट बना दो, मतलब ये एच टावर की हाइट, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। ये कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, तो सॉल्व भी कोई निकाल सकता, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सीधे दे जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि चूंकि ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, और ये 20 √3 है तो ये भी 20 √3 होगा। इस तरह लेवलिंग हुई है पूरी। बाकी लेवलिंग की बात करते हो तो A B C D E नंबर दिए आपकी, जो मर्जी लेवलिंग का। और वो क्या कह रहा है, देखो ये चीजें आपके पास गिवन है, द हाइट ऑफ द टावर है, अब देखो ये 1.6 है। आपको आपको सिर्फ ये नहीं पता ना, टेक्निकली आपको ये नहीं पता, तो इसको या तो एक्स लेट कर लो, या जो भी लेट करना कर लो। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो आपके पास अगर दो चीजें गिवन हो, ये वाली गिवन हो, क्या आप एक्स नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, उसको +1.6 कर लेना, आंसर आ जाए। ठीक, तो ये इस तरह 20 है तो 20 प्लस कर, अब ये 21.6। मतलब ये क्वेश्चन हो जाएंगे ये 1 मिनट के अंदर, कैसे करने हैं वो सुनना। सारा कैसे समझो, खुद ही कह रहे हो कि मैं जो हूँ, तो ये पढ़ा तो स्लो रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तो बोलो ना, नहीं समझ आ रहा है, मैं तो समझा देता हूँ। सारा नहीं समझ आया, समझ आ रहा है फिर मतलब है। तो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब लेवल ग्राउंड का मतलब ये है ना, बस नीचे जमीन पे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, ये क्या हो जाता है इस तरह। अब संडे की क्लास का ये चलो पॉसिबिलिटी बनी, कभी कभार ले लूँ, पक्का नहीं कहता, क्योंकि इधर जो है, मैं इधर बैठ के सारा अपना कमिटमेंट जो है ना, संडे मेरा फुल लॉक हो जाता है, और वो मैंने ये चलेगी। तो संडे का इसलिए खत्म किए, पूरा संडे मैं लॉक करके बैठा होता हूँ, कुछ भी कहीं ना जा सकता हूँ ना आ सकता हूँ। तो इधर जब 10 बजते हैं, इधर बंदा ही कोई नहीं होता, सुबह मेरा अपना है। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट भी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है, तो ये वाला क्वेश्चन तो इजीली हो जाता है, इसकी वर्किंग सारी हुई हुई है। इसमें मुश्किल बस ये है, √3 की वैल्यू। तो हाँ ये ठीक है, ये देख लो भाई, मैंने किसी को बताया था। तो ये √2 की वैल्यू है 1.41, √3 की वैल्यू 1.73, √5 की वैल्यू 2.24, √7 की वैल्यू 2.6। ये अगर याद कर लो तो बड़ी आसानी रहती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अगर √3 की वैल्यू आप इस तरीके से फॉलो करोगे, अब पहली बात आपने ये तरीका पता नहीं आपको आता होगा नहीं आता होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को। ये तरीका जो है ना, फार्मूला अंडर रूट की वैल्यू डायरेक्ट आपको देता है, लेकिन एस्टिमेट लगा के देता है, 100% नहीं देता। तो 1.75 फिर भी देखो, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1.73, आपको क्या दे रहा है 1.75, एस्टिमेट दे ही रहा है ना। तो 1.75 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, आंसर आएगा 175। इधर देखो 175 इन चारों में से कौन सा उसके करीब है, ये वाले करीब। आंसर आप गलत नहीं करोगे, आंसर आप ठीक ही कर लो। देखो ये सारे क्वेश्चन है ना, इसका आपने टिक मारना है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपने वर्किंग की है नहीं की है, जबानी की है, रिटर्न किया है, दिमाग में किया, आपसे कोई बंदा नहीं पूछ रहा। पहले मैं जो पढ़ा रहा था, इन मेरे पास ना ये वाले आए हैं कुछ, मतलब 10-15 PDF है ये वाली, हर PDF में अराउंड 20-30 क्वेश्चन है।
वो मैंने ना इनमें ऐड किए तो नहीं है, ये आप समझो कुदरती इस अलजेब्रा में ऐड हुए हैं, मैं तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने उसमें ऐड कर दी हैं, एमसीक्यूज भी अब ऐड कर दिए, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल था वो ये था कि लेंथ स्टाइल, ताकि सीएसएस से रिलेटेड पढ़ो, ताकि लेंथ ही समझो, जब जिसको लेंथ ही आता था वो शॉर्ट वैसे भी कर लेता है। तो ये कोशिश करो इसको जो है थोड़ा समझने की, तो इसको जो है ना, ये लेक्चर को समझने की कोशिश करो, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ना समझे तो बता देना, उम्मीद इसको जो आप इसका तरीकाकार क्या करो, आप ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दी है, मैंने इसके कितने पेजेस डील किए हैं, 29 पेजेस डील किए हैं मैंने, आगे और करना था, मेरे पास टाइम काफ़ी आधा घंटा और है। ठीक, तो मेरी हिम्मत को नहीं है, लेकिन मैंने असल में इसको एक्सटेंड करना है, एक ही दिन में मैंने पढ़ाना है। ठीक है, चलो मैं स्लो हो जाऊंगा, लेकिन आना मैंने एक दिन है, इस वजह ये 1 डे फ्री करना। ठीक है, आप लोग खुद कह रहे हो मुझे हमें मैथ आती है, तो फिर ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, मैं तो बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ पे, लेक्चर 38 है। ठीक है, 38 39 39 हो जाए, देखना पड़ेगा। चलो ये मैं कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को बंद कर।